हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कुमार सौरभ चैनल पर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ एमसीक्यू सीरीज का सेट नंबर 12 डिस्कस करूंगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट 10th क्वेश्चन होगा। और ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं या कर रहा हूं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये कहीं ना कहीं स्टेट पीसीएस में आया हुआ है और आने की संभावना है। जैसा कि विदित है कि बीपीएससी ने अपनी नोटिफिकेशन रिलीज कर दी है और सीडीपीओ का एग्ज़ाम भी आने वाले समय में कभी भी हो सकता है। और इसके अलावा एमपी पीसीएस के स्टूडेंट्स, यूपी पीसीएस के स्टूडेंट्स एंड अदर स्टेट पीसीएस के स्टूडेंट्स भी इससे देकर काफ़ी लाभ गेन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें डिस्कस किया हुआ सारा क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज के सीरीज का जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आपको स्लाइड पे दिख रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Constitution of India provides for 3 All India services under Article 12. These are Indian Administrative Service, Indian Police Service and Indian Foreign Service. ठीक है। सेकेंड, Chief Secretary of the State is chosen by the Chief Minister of the State. Appointments Committee of the Cabinet is chaired by the Prime Minister of India. क्वेश्चन है कि भारत का संविधान अनुच्छेद 312 के तहत 3 अखिल भारतीय सेवाएं प्रदान करता है। ये सही है, 3 अखिल भारतीय सेवाएं प्रदान करता है। कौन कौन प्रदान करता है? आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस, इंडियन फॉरेन सर्विस। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि आईएएस है, आईपीएस है, लेकिन ये इंडियन फॉरेन सर्विस है, ये नहीं होगा। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, आईएफओएस, अर्थात फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आपका रॉन्ग है। सेकंड, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इज चूजन बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। भारतीय राज्य के मुख्य सचिव को राज्य के सीएम द्वारा चुना जाता है। सेकंड स्टेटमेंट सही है। थर्ड, अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट दैट इज एसीसी इज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कैबिनेट की नियुक्ति समिति की अध्यक्षता पीएम करते हैं। थर्ड भी सही है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है सेकेंड और थर्ड ये सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है? बी इसका आंसर हो जाएगा, बी। ठीक है, अभी क्या था कि द इशू ऑफ चीफ सेक्रेटरी एंड ऑल इंडिया सर्विसेज वाज इन न्यूज। क्यों था न्यूज में? तो टू द ट्रांसफर ऑर्डर्स ऑफ द वेस्ट बंगाल चीफ सेक्रेटरी बाय द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट। तो इसलिए क्वेश्चन बनती है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसलिए इनकरेक्ट है कि वहाँ इंडियन फॉरेन सर्विस का डिस्कस किया गया, जबकि वो होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इंडियन फॉरेन सर्विस नहीं होता है। आर्टिकल 312 के तहत राज्यसभा को पावर है कि ये इसके लिए बिल राज्यसभा में लाएगी। ठीक है, अखिल भारतीय सेवा के लिए। और जो दो स्टेटमेंट है, सेकेंड स्टेटमेंट जो है कि चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इज चूजन बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और थर्ड भी सही है। द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट डिसाइड्स अपॉइंटमेंट टू सेवरल टॉप पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। समझे? द कमिटी इज कंपोज्ड ऑफ, इस कमिटी में कौन कौन होते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं जो चेयरमैन होते हैं, एंड द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, एक क्वेश्चन, अभी हाल फिलहाल में एक नया मंत्रालय मिनिस्ट्री का गठन हुआ है। कौन सा मिनिस्ट्री है? सहकारिता मंत्रालय। और ये किसके इसके अध्यक्ष कौन है, मंत्री कौन है? तो अमित शाह जी हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय भी इनके पास चार्ज है। ठीक है, तो कुछ और भी हम इसके साथ डिस्कस कर लें ऑल इंडिया सर्विस के बारे में। ठीक है, तो जो ऑल इंडिया सर्विस है, इस फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विस कौन है बताइए? फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विस कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विस बोला जाता है। ठीक है, और फादर ऑफ सिविल सर्विसेज बोला जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ध्यान रखेंगे, जैसा कि आप जानते हैं और नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि द ऑल इंडिया सर्विसेज कंप्राइजेज द 3 प्रेस्टिजियस सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया। और ये कौन कौन सा है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस दैट इज आईएएस, इंडियन पुलिस सर्विस दैट इज आईपीएस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस दैट इज आईएफएस। ये 3 ऑल इंडिया सर्विस है
इसके कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन कौन से होते हैं, हालांकि एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा लेकिन जानना जरूरी है। तो जो आईएएस है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इसका कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस। ठीक है। जो इंडियन पुलिस सर्विस है, आईपीएस, इसका कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, इसका कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। And information, the officers of all India services are classified into cadres which are derived from various zones to which they are allocated to work। तो कितने कैडर है? तो 24 कैडर्स हैं। देयर आर 24 कैडर्स इन द कंट्री। इसके अलावा 3 ज्वाइंट कैडर्स भी हैं। तो ये ज्वाइंट कैडर्स कौन कौन से हैं? तो ये ज्वाइंट कैडर्स हैं असम मेघालय, मणिपुर त्रिपुरा, ठीक है। और तीसरा कौन सा है? तीसरा है अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम यूनियन टेरिटरीज। इसको शॉर्ट में बोला जाता है AGMUT। तो 3 जो है ज्वाइंट कैडर्स है। इसको कैसे याद रखेंगे, इसका न्यूमोनिक्स कैसे होगा? तो एक हो गया AM असम मेघालय, ठीक है। दूसरा हो गया MT मणिपुर त्रिपुरा, और तीसरा हो गया AGMUT। ध्यान देंगे 24 टोटल 24 कैडर्स है, इसके साथ साथ 3 ज्वाइंट कैडर्स हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI। फर्स्ट है, इट ऑपरेट्स अंडर द जुडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। यह गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में कार्य करता है, ठीक है। सेकेंड है, द डायरेक्टर ऑफ CBI हैज ए सिक्योर टेनर ऑफ 2 ईयर्स। CBI के निदेशक का 2 वर्ष तक का सुरक्षित कार्यकाल होता है। थर्ड है, CBI डायरेक्टर इज अपॉइंटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 3 मेंबर कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एज चेयरमैन, द लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेटेड बाई हिम। CBI निदेशक की नियुक्ति 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें अध्यक्ष कौन होता है? PM, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके अनुपस्थिति में उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश शामिल होते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, इट ऑपरेट्स अंडर द जुडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये गलत है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। तो ये इसलिए गलत है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत नहीं आता है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन के अंतर्गत आता है। अभी हम आपसे डिस्कस भी किए थे, IAS का कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी भी यही है। तो जो CBI है ये MHA के अंतर्गत नहीं आता है, किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशंस। ध्यान देंगे। सेकेंड, द डायरेक्टर ऑफ CBI हैज ए सिक्योर टेनर ऑफ 2 ईयर्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, सही है, ठीक है। 2 साल का इनका टेनर होता है। थर्ड क्या है? CBI डायरेक्टर इज अपॉइंटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 3 मेंबर कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ PM, चेयरपर्सन ऑफ द लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। द थर्ड भी ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर B हो जाएगा, यानी 2 और 3 इसका सही है। देखिए, हाल फिलहाल में ये न्यूज में था, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अपॉइंटेड सुबोध कुमार जायसवाल एज ए न्यू डायरेक्टर ऑफ द CBI। कौन है न्यू डायरेक्टर? सुबोध कुमार जायसवाल। CBI के न्यू डायरेक्टर कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल, ठीक है। एक चीज, जो डायरेक्टर ऑफ CBI है वो अपॉइंटेड होता है एज पर सेक्शन 4A। ध्यान देंगे, CBI का डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट होता है एज पर सेक्शन 4A ऑफ द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। ध्यान देंगे, जो CBI का डायरेक्टर है वो अपॉइंट होता है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। जो CBI है ये एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ इंडिया है, ठीक है। और यह आपको बता चुके हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन के अंतर्गत आता है। एक चीज़ और, द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013, ध्यान देंगे,
द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 amended द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 एंड प्रोवाइडेड फॉर, क्या प्रोवाइड किया, तो 3 मेंबर्स कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ पीएम एज ए चेयरपर्सन, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होंगे, द लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा, ठीक है, लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे, एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई होंगे, या उनकी अनुपस्थिति में जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेटेड बाय द सीबीआई डायरेक्टर, ठीक है। तो ये 3 लोग होंगे। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि सीबीआई के डायरेक्टर को नॉमिनेट करने में 3 रिस्पॉन्सिबल लोग कौन कौन हो सकते हैं, तो चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और दूसरा मेंबर कौन सा होता है, तो लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है, और तीसरा होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उनके अनुपस्थिति में कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज जो उनके द्वारा नियुक्त किया गया है। एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है, विनीत नारायण जजमेंट ऑफ 1998 1998 का, दैट क्या है, द डायरेक्टर ऑफ सीबीआई इज टू होल्ड द पोस्ट फॉर नॉट लेस देन 2 ईयर्स, यानी 2 साल से कम नहीं होना चाहिए। तो हम जितनी भी बातें मैंने बोला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ चुकी है, और आगे भी पूछने जाने की संभावना है, सारा फैक्ट है, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट, "22 new regional AIIMS, All India Institute of Medical Sciences, has been recently approved under which of these government schemes?" स्कीम से देखिए क्वेश्चन बन गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में इनमें से किस सरकारी योजना के तहत 22 नए क्षेत्रीय एम्स की स्थापना की मंजूरी दी गई है, तो इसको जो दिया गया है इसे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत दिया गया है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, थर्ड आंसर हो जाएगा इसका सी, ठीक है। अंडर द प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, जिसको बोलते हैं PMSSY, शॉर्टकट भी याद रखिएगा, ऑप्शन में दिया रहेगा तो ये काफ़ी मददगार होगा आपके लिए। तो द अंडर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना सेटिंग अप ऑफ 22 न्यू एम्स, कितना एम्स है, 22, ध्यान देंगे। दिस इंक्लूड्स 10 एम्स सैंक्शन ड्यूरिंग द 2017-18, जो इस 22 में से जो 10 एम्स था ये सैंक्शन हुआ 2017-18 में, ठीक है। और देयर आफ्टर जो 6 ऑफ द अप्रूव्ड एम्स जो कहाँ कहाँ होना है, भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर एंड ऋषिकेश आर फंक्शनल है। जो रिमेनिंग 16 न्यू एम्स है ये अभी मैंने अंडर कंस्ट्रक्शन है, और ये वेरियस स्टेज में है, कोई फाइनल स्टेज में है, कोई अंडर प्रोसेस है, तो इस तरीके से है। तो ध्यान देंगे, पटना बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से पटना का जो एम्स है वो फंक्शनल हो चुका है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, सीता इन मौर्यन पीरियड मीन्स, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य था, ठीक है। ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में दिख जाता है, ठीक है। सीता जो था मौर्य काल में क्या तात्पर्य था, ये अभी हाल फिलहाल में ईपीएफओ के एग्जाम में भी ये दिख चुका है, एमपीपीसीएस के एग्जाम में भी ये कई बार पूछा जा चुका है, बीपीएससी के एग्जाम में भी ये कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर होगा रेवेन्यू फ्रॉम क्राउन लैंड, ए हो जाएगा, ठीक है। सीता इन मौर्यन पीरियड मीन्स रेवेन्यू फ्रॉम क्राउन लैंड्स। देखिए होता क्या था, मौर्य काल में जो राजकीय भूमि की व्यवस्था होती थी वो सीताध्यक्ष के द्वारा होती थी, और इससे प्राप्त होने वाला जो आय होता था उसको सीता कहा जाता था। फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट वो भी सुन लेंगे कि द मेंटेनेंस ऑफ क्राउन लैंड वाज डन बाय द सीताध्यक्ष इन द मौर्यन पीरियड, और रेवेन्यू कलेक्टेड थ्रू दैट टैक्स वाज नोन एज सीता। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है, ठीक है। आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following has tied up with the BYJU'S to provide free access to technology-driven learning programs to 112 एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया? निम्न में से किसने भारत के 112 आकांक्षी जिलों के बच्चों को तकनीक संचालित शिक्षण कार्यक्रमों तक निःशुल्क पहुंच प्रदान करने के लिए बायजूज के साथ समझौता किया है? तो बताएंगे इसके लिए। ऑप्शन है इसरो, नीति आयोग, यूनिसेफ, डीआरडीओ, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग।
नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ध्यान देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीति आयोग जो है वो प्लानिंग कमीशन के जगह आया था, जो पहले योजना आयोग था। योजना आयोग के तहत 12 पंचवर्षीय योजना शामिल की गई थी, ठीक है। और जो योजना आयोग का 65 वर्ष का लीगेसी था उसको रिप्लेस कर दिया गया नीति आयोग के तहत। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? तो जो पीएम होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, तो अभी करेंट में नरेंद्र मोदी जी हैं। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार, ठीक है। और अमिताभ कांत। आयोग है वह बेस्ड ऑन द 7 पिलर्स है, जो कि इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए है, ठीक है। ये कौन कौन सा है? फर्स्ट पिलर है प्रो पीपल, यानी इट फुलफिल्स द एस्पायरेशंस ऑफ द सोसाइटी एज वेल एज इंडिविजुअल। सेकेंड है प्रो एक्टिविटी, इसका मतलब क्या हुआ? इन एंटिसिपेशन ऑफ एंड रिस्पॉन्स टू सिटीजन नीड्स। थर्ड है पार्टिसिपेशन, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सिटीजनरी। फोर्थ है इम्पावरिंग, इम्पावरिंग स्पेशली वोमेन इन ऑल एस्पेक्ट्स, ठीक है। फिफ्थ हो गया इंक्लूजन ऑफ ऑल, इंक्लूजन ऑफ ऑल पीपल इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड जेंडर। सिक्स्थ है इक्वलिटी, प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल स्पेशली फॉर यूथ। और 7 क्या हो गया? ट्रांसपेरेंसी, मेकिंग द गवर्नमेंट विजिबल एंड रिस्पॉन्सिव, ठीक है। तो ये नीति आयोग का 7 पिलर्स है, यानी नीति आयोग जो है बेस्ड है ये 7 पिलर्स पे फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। कर लेते हैं इस पे ऑप्शन को। इसरो, इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इसरो की स्थापना कब हुई थी, एस्टेब्लिशमेंट? तो 15 अगस्त 1969, 15 अगस्त 1969। अभी इसरो के चेयरमैन कौन है? तो के सिवान, के सिवान इसरो के, ठीक है। नीति आयोग की हमने चर्चा कर ली। नेक्स्ट है यूनिसेफ। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? काफ़ी बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म होता है चिल्ड्रेन फंड। क्या है ये? यह जो है इट इज़ ए यूनाइटेड नेशंस एजेंसी, यूनाइटेड नेशंस का ये एक एजेंसी है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंट एड टू चिल्ड्रेन वर्ल्ड वाइड। ध्यान देंगे, ठीक है। अभी एट प्रेजेंट इसमें 192 कंट्रीज, ठीक है, इसके मेंबर्स हैं, ठीक है। तो यूनिसेफ से आपको इतनी जानकारी मिलती है, ठीक है। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, यूनिसेफ वाज क्रिएटेड इन 1946, ठीक है। और ये यूनिसेफ जो है परमानेंट पार्ट कब हुआ यूनाइटेड नेशंस का? तो 1953 में। कब हुआ? 1953 में। ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है डीआरडीओ। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ, ठीक है। और इसका एस्टेब्लिश्ड हुआ था, डीआरडीओ जो एस्टेब्लिश्ड हुआ था वो 1958 में हुआ था, 1958 में यह हुआ था, ठीक है, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और किस मंत्रालय के अधीन हुआ था? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डीआरडीओ। अभी एक लेटेस्ट अपडेट आया था डीआरडीओ के बारे में कि डीआरडीओ ने एक सिंधु नेत्र सैटेलाइट डेवलप किया था, ठीक है। और इसको स्पेस में सक्सेसफुली डिप्लॉयड कर दिया गया था। कब किया गया था? तो 28 फरवरी 2001 को, 28 फरवरी 2021 को। कौन सा था? सिंधु नेत्र। ध्यान देंगे, पूछ सकता है क्वेश्चन कि सिंधु नेत्र किसके द्वारा डेवलप किया गया था और कब इसको स्पेस में डिप्लॉयड किया गया था? 1958 में एस्टेब्लिश हुआ था। और यह जो है इंस्टीट्यूटेड बाय 3 मेजर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है। कौन कौन है? तो एक है डीएसओ, डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है डीटीडीई, डिफेंस टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। और तीसरा है डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन, डीटीडीपी। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, एडहॉक जजेज आर अपॉइंटेड इन द सुप्रीम कोर्ट व्हेन। सर्वोच्च न्यायालय में
तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कब होती है, या जब होती है कब होती है बताएंगे हमें। फर्स्ट ऑप्शन है देयर इज नो कोरम ऑफ द जजेज अवेलेबल टू होल्ड, तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही लग रहा है, यही इसका सही होगा, बाकी से तो कोई लेना देना ही नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेज का कंसेप्ट है और एडिशनल जजेज का कंसेप्ट कहाँ है, तो एडिशनल जजेज का कंसेप्ट हाई कोर्ट में है। और ये क्वेश्चन अभी करेंट में जो एमपीपीसीएस का पेपर हुआ था उसमें आया था, काफ़ी लोगों ने गलती किया था, सबने सुप्रीम कोर्ट मार रखा था, जबकि एडिशनल जजेज का कंसेप्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं हाई कोर्ट में होता है। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेज का कंसेप्ट होता है, ध्यान देंगे, ठीक है। एडहॉक जजेज का देखिए, अंडर आर्टिकल 127(1), आर्टिकल 127(1) of the constitution, at any time if there should not be a quorum of the judges of the Supreme Court available to hold or continue any session of the court, the Chief Justice of India may with the previous consent of the President, ध्यान देंगे President का previous consent होना बहुत जरूरी है, and after consultation with the Chief Justice of the High Court concerned, request in writing the attendance at the sitting of the court as an ad hoc judge for such period as may be necessary of a judge of a high court duly qualified for appointment as a judge of supreme court, ध्यान देंगे जो हाई कोर्ट का जज जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने लायक हो उन्हीं को किया जाएगा, टू बी डेजिग्नेटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। अनुच्छेद 127 के अनुसार यदि किसी समय सर्वोच्च न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति पर्याप्त न होने पर जो भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है यानी मुख्य न्यायाधीश, वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश, एडहो का मतलब होता है तदर्थ, की नियुक्ति करता है। और वह ऐसा कब करता है, तो राष्ट्रपति का पूर्व सहमति लेता है और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद ही ऐसा करता है। तदर्थ न्यायाधीशों जो एडहॉक जज होते हैं कि नियुक्ति संबंधी प्रावधान केवल सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में है, ध्यान देंगे एडहॉक जज सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में होगा, उच्च न्यायालय में नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति यानी एडहॉक जजेज की नियुक्ति का प्रावधान कहाँ है, ऑप्शन रहेगा सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, या फिर आप बोल सकते हैं जो सत्र न्यायालय होता है सेशन कोर्ट, या ऑल ऑफ दीज। तो ध्यान देंगे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में होता है। और एडिशनल जज का कंसेप्ट कहाँ है, तो एडिशनल जज का कंसेप्ट जो है वह हाई कोर्ट में है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, मसल्स स्टार्ट टू फील टायर्ड आफ्टर कलेक्टिंग विच ऑफ द फ्लूइड, किस तरल पदार्थ को इकट्ठा करने के बाद मांसपेशियों में थकान की अनुभव होने लगती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और काफ़ी बार आ चुका है। लैक्टिक एसिड जो है एक ऑर्गेनिक एसिड है और इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वह होता है C3H6O3, ठीक है। लैक्टिक एसिड को मिल्क एसिड भी कहा जाता है, आपको पता होगा कि मिल्क में लैक्टिक एसिड होने का अणु खट्टा हो जाता है, ठीक है, ये होता है लैक्टिक एसिड। जी होती है वो ग्लाइकोजन के कारण होती है, क्योंकि ग्लाइकोजन वहाँ स्टोर होता है। ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट होते रहता है जैसे जैसे एनर्जी हम यूज करते रहते हैं। मसल्स थकने लगता है, क्यों थकने लगता है, क्योंकि जो ग्लूकोज है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होने लगता है। लैक्टिक एसिड को मिल्क एसिड भी बोला जाता है, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। बेंजोइक एसिड जो होता है वो फूड ग्रेन्स को स्टोर करने में यूज होता है, बेंजोइक एसिड। फूड यूरिया जो है वो लीवर में बनता है और यह फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लैब में बनाया गया है यूरिया के बारे में। और यूरिया में कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है, तो यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है यूरिया में। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। इट इंट्रोड्यूस्ड ए बाईकैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर, इसने केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की, ठीक है। इट इनलार्ज्ड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसने प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया।
तीसरा, इट इंट्रोड्यूसेज ए सिस्टम ऑफ डायरार्की एट द सेंटर, इसने केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत की। तो ऑप्शन देके बताइए कि ये तीनों स्टेटमेंट सही है, या इनमें से कोई एक सही है, या दो सही है। तो यहाँ आप ऑप्शन से भी इसको सेग्रीगेट कर सकते हैं। फर्स्ट ओनली, 2 3, 1 2, 1 3, बताएं क्या होगा इसका। होगा, देखिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इंट्रोड्यूसेज ए बाई कैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर, ये गलत है। यह 1935 के तहत आया था, ना कि 1909 के तहत। इट इन लार्ज प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसने प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया, सही है। ठीक है, सॉरी, ध्यान देंगे इस चीज़ को। जो फर्स्ट है वो सही है, ठीक है, फर्स्ट सही है। इट इन लार्ज प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, ये भी सही है। इट इंट्रोड्यूस्ड ए सिस्टम ऑफ डायरार्की एट द सेंटर, नहीं, ये 1935 के तहत आया था। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, 1 और 2। देखिए जो एडवर्ड मॉन्टेग्यू थे वो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे वो वायसराय थे। इन्होंने एक स्कीम प्रोड्यूस्ड किया, क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, जो पॉपुलरली नोन था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। यह जो किया किस बेसिस पे फाउंड हुआ, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, भारत शासन अधिनियम 1919। इसमें द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वेयर इन लार्ज एंड द मेजोरिटी ऑफ देयर मेंबर्स वेयर टू बी इलेक्टेड, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट वेयर गिवन मोर पावर्स, ध्यान देंगे, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होते थे उनको ज़्यादा पावर दिया गया, अंडर द सिस्टम ऑफ डायरार्की। सम सब्जेक्ट्स कॉल्ड रिजर्व सब्जेक्ट रिमेन अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द गवर्नर, जो रिजर्व सब्जेक्ट होता था वो गवर्नर के अंतर्गत होता था, और अदर कॉल्ड ट्रांसफर्ड वेयर द कंट्रोल्ड बाय द मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ये था इसका। एट द सेंटर देयर वेयर 2 हाउसेज ऑफ लेजिस्लेचर, द लोअर हाउस जो लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता था, एंड द अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है। ये जो था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, जिसको भारत शासन अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। इसका क्या था ये, तो वर्ष 1918 में जो राज सचिव थे एडविन मॉन्टेग्यू, ठीक है, और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड, वो संवैधानिक सुधारों की अपनी योजना एक तैयार किए थे, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म या सुधार भी कहा जाता था, और यह भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत फेमस है। 1921 ईस्वी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को लागू किया गया, ध्यान देंगे कब किया गया, 1921 में। इस अधिनियम का जो एकमात्र ऑब्जेक्टिव था वह क्या था, तो भारतीयों को शासन में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना था भारतीयों को। अधिनियम जो है केंद्र के साथ साथ प्रांतीय स्तरों पर शासन में सुधारों की शुरुआत की गई थी, ठीक है। इसका क्या था विषय जान लीजिए। जो केंद्र स्तरीय सरकार था, तो ऐसे मामले जो राष्ट्रीय महत्व के थे या एक से अधिक प्रांतों से संबंधित थे, केंद्र स्तरीय सरकार द्वारा शासित थे, जैसे विदेश मामले जिसको फॉरेन अफेयर्स बोलते हैं, डिफेंस बोलते हैं, राजनीतिक संबंध, ठीक है, सार्वजनिक ऋण, नागरिक और आपराधिक कानून, संचार सेवा, ये सब थी। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधायिका को अधिक शक्तिशाली और रिस्पॉन्सिबल बनाया गया था, और जो कार्यपालिका होता था, इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल को मुख्य कार्यकारी प्राधिकारी बना दिया था, ठीक है। वायसराय की कार्यकारी परिषद में 8 सदस्य को शामिल करने का प्रावधान था, जिसमें 3 भारतीयों को मतलब कि वो था सर्टेन था शामिल करना, ठीक है। ये इसका खास बात था। गवर्नर जनरल को अनुदानों में कटौती करने का भी अधिकार था। वह केंद्रीय विधायिका द्वारा लौटा दिए गए बिलों को प्रमाणित कर सकता था और अध्यादेश जारी भी कर सकता था। तो यह था इसका फीचर्स था। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर अवेलेबल एक्सक्लूसिवली टू द सिटीजन ऑफ इंडिया? कौन सा अधिकार भारत के नागरिकों को विशेष रूप से उपलब्ध है? ऑप्शन है राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सरकारी रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, पेशे की स्वतंत्रता, और प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, भाषा का संरक्षण। तो ऑप्शन देखिए और बताइए
कि कौन सा अधिकार भारत के नागरिकों को एक्सक्लूसिवली है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 2 और 3 इसका सही है, 2 और 3। ठीक है, कौन कौन सा है 2 में? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, पैसे की स्वतंत्रता। ठीक है, बाकी जो है वो सबको है, लेकिन ये दोनों जो है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यह इंडियन सिटीजन को है, ध्यान देंगे। आइए इसके बारे में और भी कुछ डिस्कस करते हैं। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो 5 राइट्स जो कि एक्सक्लूसिवली टू द इंडियन सिटीजन ऑफ इंडिया है उसको प्रोवाइड करती है। तो वो कौन कौन सा राइट है? एक है प्रोविज़न ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। फिर है प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बी हो गया असेंबली, थर्ड हो गया एसोसिएशन, फोर्थ हो गया मूवमेंट, फिफ्थ हो गया रेसिडेंस और सिक्स्थ हो गया प्रोफेशन। चौथा जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़ है। और पांचवा जो है राइट्स ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो ये 5 जो राइट है ये एक्सक्लूसिवली फॉर द इंडियन सिटीजन्स है। ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स है उसका जिक्र कहाँ पे है? तो फंडामेंटल राइट्स का जिक्र है आर्टिकल 12 से 35 तक में, आर्टिकल 12 से 35, ध्यान देंगे। आर्टिकल 12 से 35 में जिक्र है और पार्ट कौन सा है? तो पार्ट 3 है, कि बहुत बार हम आपसे ये जिक्र कर चुके हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि वाई आर दे कॉल्ड FR, फंडामेंटल राइट्स? बिकॉज दीज राइट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स बिकॉज क्यों है? 2 रीजन है, ध्यान देंगे। दे आर इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच गारंटीज देम, फर्स्ट है। सेकेंड हो गया दे आर जस्टिसिएबल, अर्थात इट इज इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट्स। अगर जो इनका वायलेशन होता है तो ए पर्सन कैन अप्रोच ए कोर्ट ऑफ लॉ, यह इसकी खूबसूरती है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? तो 6 फंडामेंटल राइट्स है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करती है। कौन कौन सा है? राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 to 18, राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 से 18। ठीक है, दूसरा है राइट टू फ्रीडम, 19 से 22। थर्ड हो गया आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, 23 और 24, ध्यान देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हो गया आपका राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यह फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28 तक में है। यह क्वेश्चन भी बनता है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन का आर्टिकल बताएं, तो 25 से 28। कंफ्यूज मत होइएगा, एक अगला भी है, 5वां जो है फंडामेंटल राइट्स है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये 29 और 30 है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 से 30 में है। और एक है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, आर्टिकल 32। और आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछता है, हृदय और आत्मा किस सेक्शन को भीमराव अंबेडकर ने कहा था? तो आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा था? तो भीमराव अंबेडकर ने कहा था। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी जो पहले फंडामेंटल राइट्स थी उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा के इसको विधिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, अब आइए कौन कौन सा जो आर्टिकल है फंडामेंटल राइट्स है वो एक्सक्लूसिवली फॉर ओनली इंडियन सिटीजन है, इसके बारे में भी कुछ जान ले कौन कौन सा है। ठीक है, तो देखिए जो अर्थात आप ध्यान देंगे, लिख लेंगे इसे, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 यह इंडियन सिटीजन को है। 1 2 3 4 5, 15, 16, 19, 29, 30। देखिए 15 क्या है? 15 जो है प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ, सिर्फ इंडियन सिटीजन को है। ठीक है, नेक्स्ट है 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इंडियन सिटीजन को है।
थर्ड है प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम, आर्टिकल 19। इसमें क्या क्या आता है? तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन आता है, एसोसिएशन आता है, असेंबली आता है, मूवमेंट आता है, रेसिडेंस आता है, प्रोफेशन आता है। ये एक्सक्लूसिवली जो है इंडियन सिटीजन को ही प्रोवाइड किया जाता है। आर्टिकल 29 है प्रोटेक्शन ऑफ द कल्चर, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट ऑफ माइनॉरिटीज। और एक हो गया आर्टिकल 30, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो ये एक्सक्लूसिवली इंडियन सिटीजन को है, ध्यान देंगे। बीपीएससी में ये पूछ सकता है कि इसमें से 3 दे देगा और दे देगा कि इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो ये ध्यान देंगे कि 15, 16, 19, 29 और 30 जो है वो इंडियन सिटीजन को एक्सक्लूसिवली है, ये राइट। नेक्स्ट है विच एमंग द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज टॉप्ड द नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स 2020-21। भारत के निम्न राज्यों में से कौन नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्यों भारत सूचकांक 2020-21 में सबसे ऊपर पे रहा? आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और केरला। कौन सा होगा? केरला, डी। ऐसे भी लोग मार देंगे क्योंकि केरल हर एक चीज़ में टॉप पे रहता है। नीति आयोग के बारे में डिटेल जानकारी हम आपको पिछले क्वेश्चन में दे चुके हैं, इसी स्लाइड में देख लेंगे। केरल नीति आयोग के जो सतत विकास लक्ष्य है, जो भारत सूचकांक 2020-21 में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। यदि बात हम बिहार की करें तो बिहार को सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। फ्रेंड्स, हम जो क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं यह काफ़ी इम्पोर्टेंट सीरीज है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसे ही क्वेश्चन पूछी जाएगी। ठीक है, तो आप इसे इग्नोर ना करें और जो भी मैं बोल रहा हूँ उसे कॉपी पेन लेकर लिख लें। ठीक है, और यदि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल है, फ्रूटफुल है, तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और यदि नहीं है तो डिसलाइक कर दें। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।